वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लाइफ मास्टरी। इस एपिसोड में हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम इकिगाई है। दरअसल इकिगाई एक जापानीज कंसेप्ट है विच टॉक्स अबाउट पर्पस। ऐसा कोई काम जिसे आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं और जो आपके लाइफ में एक मीनिंग ऐड करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं और एक हेल्दी और हैप्पियर लाइफ कैसे जी सकते हैं। ओकिनावा जापान का एक ऐसा प्लेस है जहां पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी कंट्रीज के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जब साइंटिस्ट ने इस प्लेस को स्टडी किया तो पाया कि एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, हैविंग एन इकिगाई और स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लंबा और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे लोगोथेरेपी के बारे में, मोरितो थेरेपी के बारे में, फ्लो के बारे में, इकिगाई डाइट के बारे में, रिजाइलेंस, बुद्धिज्म एंड स्टोइसिज्म, वाबी साबी और इचिगो इचिगाई के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लोगोथेरेपी के बारे में। अपना पर्पस ढूंढना एक बहुत ही पर्सनल और ड्राइविंग फोर्स है जिससे हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, लोगोथेरेपी के मदद से लोगों को अपना पर्पस ढूंढने में हेल्प करते हैं। लोगोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें पेशेंट ग्रेजुअली अपना लाइफ का पर्पस डिस्कवर करता है। लोगोथेरेपी में पेशेंट को बताया जाता है कि उनके लाइफ में जो भी एम्प्टीनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब आपके लाइफ में आता है जब आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता या आप वो करते हो जो आपको कहा जाता है करने को, ना कि आप खुद वो करना चाहते हो। तो लोगोथेरेपी में पेशेंट ग्रेजुअली अपना पर्पस डिस्कवर करता है। अनलाइक लोगोथेरेपी, मोरितो थेरेपी में पेशेंट को बताया जाता है कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सेप्ट करना बिना उन्हें कंट्रोल किए। मोरितो थेरेपी जापान के ज़ेन बुद्धिस्ट ने इजाद किया था। जैसे गधे को हम रस्सी से एक जगह बांध दे तो वो कोशिश करेगा वहां से छूटने का, वो उसके अराउंड घूमेगा और वो जितना उसके अराउंड घूमेगा कहीं ना कहीं उस प्लेस से उतना ही अटैच हो जाएगा। हूबहू हमारे इमोशंस भी ऐसे ही है। हम जितना कोशिश करेंगे इसे छूटने का, इसे कंट्रोल करने का, हम कहीं ना कहीं उतना ही उनसे अटैच हो जाएंगे। जैसे हम मौसम को ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे इमोशंस को भी हम सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। मोरितो थेरेपी 4 फेज में डिवाइडेड है जो कि 15 से 21 दिन का होता है। पहले फेज में पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुली के। ना कोई टीवी होता है, ना कोई बुक, ना ही कोई फैमिली मेंबर, ना ही कोई दोस्त, सिर्फ पेशेंट होता है और उसके थॉट्स होते हैं। सेकेंड फेज में पेशेंट को अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करने को कहा जाता है और सिंपल एक्टिविटीज जैसे गार्डनिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करने को कहा जाता है। बट स्टिल वो अभी किसी से बात नहीं करता सिवाय उसके थेरेपिस्ट से। थर्ड फेज में पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग, वुड चॉपिंग वगैरह करवाया जाता है, ऐसे एक्टिविटीज जिसमें वो कंप्लीटली इमर्स हो जाता है। और फाइनली फोर्थ फेज में पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ जाता है, बट कुछ टेक अवे वो अपने साथ लेके जाता है, जैसे वो अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करता है और मेडिटेट वगैरह करता है। एट द एंड ऑफ द थेरेपी पेशेंट रियलाइज करता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकता बट खुद को एक्शंस में इमर्स कर सकता है, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होता है और एक्शन जो होता है वो आपके लाइफ का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। तो बुक लोगोथेरेपी और मोरितो थेरेपी बहुत ही पर्सनल और यूनिक एक्सपीरियंस है हर एक इंडिविजुअल के लिए, जहां पे लोगोथेरेपी में पेशेंट अपना पर्पस ग्रेजुअली डिस्कवर करता है, वहीं मोरितो थेरेपी में कैसे पेशेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, रादर एक्सेप्ट करना सीखता है। आने वाले चैप्टर्स में हम फोकस करेंगे कि कैसे हम अपना इकिगाई पे एटेड रह सकते हैं और एक फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। हम सबके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता है। ना ही पास्ट होता है और ना ही फ्यूचर होता है। हम उस प्रेजेंट मोमेंट में
जी रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी को बुक रीड करना पसंद है, दिन से शाम गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता है। या फिर किसी को कुकिंग करना पसंद है, घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो खुद से ये सवाल पूछना कि ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं करता हूं तो वक्त बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा कौन सा काम है जिसे जब मैं करता हूं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होता है। ऐसे सवाल खुद को पूछना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको आपके इकिगाई को ढूंढने में। राइटर कुछ टेक्निक सजेस्ट करते हैं कैसे हम अपने काम में डूब सकते हैं, कैसे अपने काम को हम घंटों कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक ऐसा काम चुनना जो ना ही ज्यादा आसान हो और ना ही ज्यादा मुश्किल। अगर बहुत ही आसान होगा तो चांसेस है कि आप बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा तो चांसेस है कि आप गिव अप कर देंगे। तो कोई एक ऐसा काम जो मिडवे हो, ना ही ज्यादा आसान हो और ना ही ज्यादा मुश्किल हो, तो आपके माइंड को ये चैलेंजिंग भी लगेगा और चांसेस है कि आप इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि एक डिजाइनर है, वो जिस सॉफ्टवेयर से डिजाइन करता है वो मेक श्योर कर सकता है कि उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो एक नया सॉफ्टवेयर से डिजाइन करे। ऐसा करने से उसके माइंड को चैलेंजिंग भी लगेगा और एट द सेम टाइम ये ना ही ज्यादा आसान टास्क है और ना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो चांसेस है वो इसे और इंटरेस्ट लेके कर पाएगा। दूसरा टेक्निक ये है एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना काम करने से पहले। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। खुद से ये सवाल पूछना, आज के काम से मेरा मकसद क्या है, आज मुझे कितना घंटा काम करना है। ऐसे सवाल जब आप खुद को पूछते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आज मुझे करना क्या है, तो चांसेस है आप उस काम को कर पाओगे। बहुत बार हम काम को इसलिए भी टालते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना किस लिए है, हमें क्यों करना है। जब हमें पता नहीं होता है तो माइंड हमारा ऑटोमेटिकली उसे टाल देता है। तीसरा टेक्निक राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि एक वक्त पर एक ही काम करना। बहुत बार हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, एक वक्त पर अनेक काम। एक स्टडी के मुताबिक मल्टीटास्किंग करते वक्त हमारा 60% प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। हमारा ब्रेन एक मोमेंट में मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस तो ले सकता है बट कुछ ही प्रोसेस कर पाता है। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हम काम नहीं करते, रादर आधा से ज्यादा टाइम हम एक काम से दूसरे काम स्विच करने में ही लगा देते हैं। एक टास्क में अगर हम फोकस करना सीख लें तो कोई भी काम में फ्लो पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के 1 घंटा तक अपने फोन को बिल्कुल टच नहीं करना, काम करते वक्त फोन को स्विच ऑफ कर देना, हफ्ते में 1 दिन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक लेना, बंडल वर्क करना कि दिन भर जो भी काम मुझे करना है, स्पेशली मेल वगैरह भेजना, उसे बंडल वर्क करना, एक टाइम पे ही सारा काम निपटा देना। एक जापानीज टेक्निक है जिसे पोमोदारो टेक्निक कहा जाता है, जो वेस्टर्न स्टडीज से भी बैक्ड अप। हमारा ब्रेन एट अ गिवन टाइम 25 मिनट तक ही हाई कंसंट्रेशन में रह पाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी 25 मिनट तक ही रह पाता है। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना काम के बीच, जैसे 25 मिनट काम करना, 5 मिनट का ब्रेक लेना, 50 मिनट काम करना, 10 मिनट का ब्रेक लेना। आइदर वे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा हमें हमारा काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे हम अपने अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। तो यही सब टेक्निक है जिससे हम अपने काम में मगन हो सकते हैं, जिससे घंटों बीत जाए पता नहीं चला और हम काम में अपने मगन हैं। हम सबको पता है कि जापान का वर्क कल्चर, यहाँ के लोग कितने डेडिकेटेड और वर्कोहॉलिक हैं। यहाँ के इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सबको पता है कि इनके इकिगाई में फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडियो गिबली जो दुनिया का एक लौता स्टूडियो है जहां सारा प्रोडक्शन प्रोसेस अब भी ट्रेडिशनल टेक्निक से होता है। हयाओ मियाजाकी जो कि एनिमेटेड फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो अपने फिल्म्स में नेचर और टेक्नोलॉजी को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इनकॉर्पोरेट करते हैं। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे उनके लाइफ का इकिगाई ड्राइंग है। वो अब भी ड्राइंग अपने हाथों से करते हैं, बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना कोई सॉफ्टवेयर का।
इनफैक्ट जो माइन्यूट डिटेलिंग रेंडरिंग वो उसे भी अपने हाथों से करते हैं, उनकी टीम को भी वो हाथों से करने को कहते हैं। इनफैक्ट जब वो रिटायर हुए उसके बाद भी वो काम करना नहीं छोड़े, वो फिर भी ऑफिस आते थे और ड्रॉ करते थे। अपने काम से उतना ऑब्सेस्ड होना, शायद ही हम कभी रिटायरमेंट ले पाएंगे अगर हम इन द ट्रू सेंस पैशनेट है अपने काम को लेके। मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है अपने मेंटल मसल्स को एक्सरसाइज करने का। हम में से बहुत सारे लोग जब मेडिटेट स्टार्ट करते हैं तो हम पहले से ही सोच लेते हैं क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं, या फिर हम पहले से ही एंड रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं, वो चाहे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो या फिर निर्वाणा अटेन करना हो। बट इन सब में हम कहीं ना कहीं प्रोसेस के बारे में भूल जाते हैं। सिंपली बस आपको बैक स्ट्रेट करना है, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है और अपने ब्रीदिंग में फोकस करना है। ये सिंपल एक्टिविटी जिसका एम बस यही है कि आपके अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। मेडिटेशन जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम तक करते हो तो ग्रेजुअली आप रियलाइज करते हो कि आपका जो सेल्फ आइडेंटिटी है और जो थॉट्स है दोनों कंप्लीट अलग है। मेडिटेशन आपको हेल्प करता है अपना सेल्फ आइडेंटिटी और थॉट्स को डिफरेंशिएट करना। बहुत बार हम जब गुस्से में होते हैं या फिर फियर या फिर एंगर, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन, और जब जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, इविल थॉट्स या फिर नेगेटिव थॉट्स, खुद को हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं। मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि कैसे इसे डिफरेंशिएट करना, कैसे थॉट को थॉट ही समझना, ना कि उसे इमोशनली अटैच होना या फिर खुद को एसोसिएट करना। जस्ट लाइक आप रास्ते में जा रहे होते हो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गाड़ी जा रहा है, पास कर रहा है, आप किसी के साथ एसोसिएट नहीं होते, किसी के साथ इमोशनली जुड़ते नहीं हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो मेडिटेट आपको एक ऑब्जर्वर बनाता है। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना खुद एसोसिएट होके। रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में, जो हमें थ्रू आउट दी लाइफ बिजी रखता है। बट अभी जिस तरीके से फास्ट पेस लाइफ हो चुका है, कहीं ना कहीं रिचुअल्स रिप्लेस हो चुके हैं गोल्स से। जापान के जितने भी रिलीजन है उन सब में रिचुअल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रादर देन एब्सोल्यूट रूल। अगर आप उनके वर्क कल्चर को देखो, वे ऑफ बिजनेस को देखो, तो कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअलिटी, आपका मैनरिज्म, आपके एटिकेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रादर देन आप एंड में फाइनल रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सबके लाइफ में अगर कोई ना कोई रिचुअल हो, या फिर मैं जब काम करने बैठ रहा हूं तो एक एक्टिविटी एसोसिएट करना जो आप काम से पहले करो। अगर मैं बेसिक सा इंडियन एग्जांपल दूं कि जब छोटा सा बिजनेसमैन अपना दुकान खोलता है तो वो सबसे पहले पूजा करता है, या फिर हमारे पेरेंट्स कोई एक पर्टिकुलर दिन फास्ट करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रे करना। तो रिचुअल कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देता है कि आपको आगे करना क्या है, जो आपको आपके लाइफ में फ्लो पाने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब आपके लाइफ में फ्लो होता है तब आप आउटकम के बारे में नहीं सोचते, रादर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो, क्योंकि खुशी करने में है ना कि फाइनल रिजल्ट में। दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वो नहीं होते जो ज्यादा अचीव करते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनका ज्यादा समय फ्लो में बीतता है। अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जो आपको फ्लो पाने में हेल्प करता है। तो ऐसे सारे एक्टिविटीज को पिन पॉइंट करना और उनमें कॉमन स्ट्रिंग ढूंढना कि उनमें कॉमन रीजन क्या है वो सारे एक्टिविटीज में जो आपको फ्लो पाने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं वो जो रीजन है वो आपको इकिगाई ढूंढने में हेल्प करेगा। फ्लो भी एक मसल की तरह ही है, आप इसे जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे ये उतना ही ज्यादा आपके लाइफ में आता चला जाएगा। अगर आपके लाइफ में फ्लो है तो आप अपने इकिगाई के बेहद ही नजदीक हैं। दुनिया के जितने भी लंबे उम्र जीने वाले लोग हैं
100 साल से ज्यादा, जैसे मिसाओ ओकावा जो कि 117 साल जिए, मारिया कैपोविला जो कि 116 साल, जीनी कैलमेंट 122 साल। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये अपने लाइफ में कभी रिटायरमेंट लिए ही नहीं, और इन सब के लाइफ में एक इकिगाई था जिसे वो लाइफ के एंड मोमेंट तक भी परस्यू करते रहे। जापान में जैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी कंट्रीज के मुकाबले सबसे ज्यादा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ के लोग एफर्ट देते हैं लंबा उम्र जीने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, ओकिनावा जापान का ऐसा प्लेस है जहां पे उम्र दराज लोग सबसे ज्यादा हैं। राइटर ओकिनावा में 1 हफ्ता बिताते हैं और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हैं, वहां के लोगों से घुलते मिलते हैं, वहां के लोगों को इंटरव्यू करते हैं, उनके साथ रहते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या वो अपने लाइफ में करते हैं जिससे वो एक लंबा और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो राइटर 1 हफ्ता रहने के बाद अपने रिसर्च को जब कंक्लूड करते हैं तो पाते हैं कि कुछ चीजें उन सब में कॉमन है। जैसे वो अपने लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, वो अपने लाइफ में अच्छी आदतें कल्टीवेट करते हैं, जैसे गार्डनिंग हुआ, सुबह जल्दी उठना हुआ। वो अच्छे फ्रेंड्स रखते हैं आसपास, उनकी लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो अपने लाइफ को लेके बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा वो स्माइल करते रहते हैं। तो ये कुछ चीजें कि आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छी आदतें कल्टीवेट करें, अपने लाइफ में टेंशन ना लें, अपने लाइफ में कभी रिटायर ना हो, हमेशा काम करते रहें, अपने इकिगाई पे लगे रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ को लेके। अगर आप लंबा उम्र जीना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइटर इस बुक में ओकिनावा का डाइट के बारे में भी बात करते हैं। ओकिनावा के लोग वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, कलरफुल वेजिटेबल। वो चावल रोज खाते हैं, वो चीनी कंज्यूम नहीं करते, इंस्टेड वो गुड़ कंज्यूम करते हैं। वहां का फेमस कंसेप्ट है जिसे हारा हाचिबू कहते हैं, जिसका मतलब अपने भूख के मुताबिक भरपेट खाना नहीं खाना, सिर्फ अपने आप को 80% फुल करना, या फिर इन अदर वर्ड्स कि आप जब खा के उठे तो आपका पेट भरा ना हो, कुछ पोर्शन खाली रहे। अगर आपको ये करने में डिफिकल्ट हो रहा है कि आप कैसे मेक श्योर करें कि अब मैं फुल नहीं हो रहा हूं, इसका राइटर इसका अल्टरनेटिव भी बताते हैं। अगर आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि 5:2 रेशियो में हफ्ते में फास्ट करें। हफ्ते में 5 दिन आप जैसे नॉर्मल खाते हैं वैसे खाना कंज्यूम करें, बाकी 2 दिन फास्ट करें। ओकिनावा डाइट में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, टोफू, ट्यूना, कैरेट, पेपर, सोय प्रोडक्ट्स, ये सारे भी इंक्लूडेड होते हैं। वहां का एक फेमस टी है जिसे सांपिन चा कहा जाता है, जो ग्रीन टी और जैस्मिन टी का मिक्स होता है। वो उसे दिन में 3 बार कंज्यूम करते हैं। वहां का एक फ्रूट जिसे सीकुआसा कहा जाता है, वो बहुत खट्टा होता है, जो बहुत ही रिच होता है विटामिन सी में और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, वो उसे भी कंज्यूम करते हैं। तो अपने डाइट में वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, शुगर कंज्यूम नहीं करना, अपने भूख के मुताबिक कम खाना, 80% फुल करना, अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड करना और साइट्रस फ्रूट इंक्लूड करना, इस तरह का डाइट आपको लंबा उम्र जीने में हेल्प करेगा। एक और चीज जो ओकिनावा के लोगों में बहुत ही कॉमन था वो ये था कि वो एक जगह पर बैठते नहीं है, वो दिन भर मूवमेंट करते रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग लंबा उम्र जीते हैं जो ना कि ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रादर देन मूवमेंट ज्यादा करते हैं। एक और चीज जो ओकिनावा के लोगों में कॉमन था वो ये था कि वो एक प्लेस में ज्यादा टाइम तक बैठते नहीं, वो दिन भर काम करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वो चाहे अपने फील्ड में हो या फिर वो अपने कुछ घर का काम कर रहे हैं, वो बैठते नहीं है। अपने लाइफ में मूवमेंट इनकॉर्पोरेट करना, बेसिक सा स्ट्रेचिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको एक लंबा उम्र जीने में हेल्पफुल रहेगा। एक स्टडी के मुताबिक जब आप
एक प्लेस में आधा घंटा से ज्यादा बैठते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 90% स्लो हो जाता है और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, वो कहीं ना कहीं 20% कम हो जाता है। तो अपने लाइफ में बेसिक मूवमेंट, स्ट्रेचिंग वगैरह इंक्लूड करना, मूव करते रहना आपको एक लंबा उम्र जीने में हेल्पफुल रहेगा। आप रैडोटैसियो, योगा, सूर्य नमस्कार, ताई ची, इस तरह के मूवमेंट आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर टाइम पे दिन के आप इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आपका डेस्क वर्क है तो आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि हर आधा एक घंटे में कि आप थोड़ा बेसिक सा स्ट्रेचिंग कर लो, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। रिजाइलेंस एक कंसेप्ट है जो बताता है कैसे अपने काम में लगे रहना, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आए या फिर मुश्किलें आए फिर भी अपने पैशन में लगे रहना। दूसरा चीज जो रिजाइलेंस हमें सिखाता है कि कैसे वक्त के साथ जो हमारे लाइफ में चेंज होता है उसको कैसे अडेप्ट, अपने आप को मोल्ड करना चेंज में और कंसंट्रेट करना उन चीजों में जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीजों में अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये मुझे इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर में लेके आता है जिसमें बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म फिलॉसफी के बारे में राइटर बात करते हैं कि कैसे ये दोनों फिलॉसफी आपको आपके लाइफ में नेगेटिव चीजों को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि बुद्धिज्म का जो कोर फिलॉसफी है, डिजायर इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ सफरिंग। राइटर भी इस बुक में वो चीज मेंशन करते हैं, ये मेक श्योर करना कि आपके लाइफ में जो प्लेजर और डिजायर है वो आपके कंट्रोल में हो, ना कि वो आपको कंट्रोल कर रहा हो। अगर आपका डिजायर आपको कंट्रोल करेगा तो आपके लाइफ में सफरिंग रहेगा ही रहेगा। तो जब आपके डिजायर बढ़ते जाते हैं तो ये सवाल खुद से पूछना, क्या ये मैं चाह रहा हूं या फिर ये मेरा डिजायर है जो चाह रहा है। स्टोइसिज्म भी इसके बारे में बात करता है, कैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स वर्थ परस्यूइंग नहीं है। अगर परस्यू करना ही है तो क्यों ना आप अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने लाइफ से एंजाइटी, एंगर, फियर, शेम इन सब को अबॉलिश करें और कैसे अपने लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब आपके लाइफ में कैसे आए, इस पे आप वर्क करें। ये ज्यादा वर्थ इट है रादर देन मटेरियलिस्टिक थिंग। एक और स्टोइसिज्म का इंपॉर्टेंट टीचिंग है जिसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहा जाता है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन में आपको आपके लाइफ में सबसे नेगेटिव चीज के बारे में सोचना होता है कि सबसे नेगेटिव मेरे लाइफ में क्या हो सकता है, बिना उससे अटैच हुए। जब आप अपने लाइफ में सोचते हो कि मेरे लाइफ में सबसे बुरा क्या हो सकता है, बिना उससे अटैच हुए, और फिर आप अपना प्रेजेंट मोमेंट कंपेयर करते हो, तो अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है। और एक और टीचिंग है स्टोइसिज्म का जो कोर फिलॉसफी है, ऐसा क्या चीज है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं और ऐसा क्या चीज है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत बार हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस, टेंशन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, फिर भी हम उसके बारे में स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो स्टोइसिज्म हमें ये सिखाता है ये सवाल पूछना कि जब भी आप कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन में हो, अगर आपके कंट्रोल में है तो उसमें वर्क करना और उसे ठीक करना, और अगर कंट्रोल में नहीं है तो ऐसे भी आपके स्ट्रेस लेने से भी कोई फायदा है नहीं, वो सिचुएशन चेंज तो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप अवेयर हो जाते हो कि क्या चीज आपके कंट्रोल में है और क्या चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो वैनिश हो जाता है। ये चीज में जैसे मैं प्रीवियसली भी मेंशन किया था, कैसे जब आप मेडिटेट करते हो और आपका अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में आता है तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी, फियर, टेंशन अबॉलिश हो जाता है। तो मेडिटेशन भी यही चीज हेल्प करता है, कैसे अपने आप को इमोशन से अटैच नहीं करना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना, रादर देन पास्ट के बारे में सोच के दुख होना या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के घबराना। तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। और बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म में भी वही चीज मेंशन्ड है कि कैसे एंजाइटी, फियर, शेम, ये सब या तो आपके पास्ट से एसोसिएटेड है या फिर आपके फ्यूचर से। एक और जापानीज फिलॉसफी है जिसे
वाबी साबी कहा जाता है कि कैसे जो चीज में खामियां है, जो परफेक्ट नहीं है, उन्हें अप्रिशिएट करना। इसलिए आप देखेंगे जापानीज मूवीज में जो फ्लावर वेस होता है या फिर टी कप्स होते हैं जो टूट जाते हैं, उन्हें फेंकते नहीं है, रादर उसे चिपकाते हैं और उसे यूज करते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं उस इम्परफेक्शन को। वही चीज खूबसूरत हो सकता है जिसमें खामियां हो, गलतियां हो। जो चीज परफेक्ट है वो कैसे खूबसूरत हो सकता है? वो कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। इन रियल लाइफ भी आप उन्हीं लोग से वन ऑन वन कनेक्ट भी करते हो जिनमें खामियां होता है, गलतियां होता है। वो आपको रियलाइज करवाता है कि कैसे हम सिमिलर, हम सब इम्परफेक्ट हैं और कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन ही हमें ब्यूटीफुल बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा मुझे। मैंने पहले भी मूवीज वगैरह में देखा था, बट ये नाम मुझे नहीं पता था कि ये फिलॉसफी को वाबी साबी कहा जाता है। तो आसपास जो भी चीज इम्परफेक्ट है उन्हें अप्रिशिएट करना। आप इम्परफेक्ट हो, खुद को अप्रिशिएट करना, आपका अपना इम्परफेक्शन को अप्रिशिएट करना। सब में फ्लॉज होते हैं, उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना, ये फिलॉसफी हमें सिखाता है। और लास्ट में एक और फिलॉसफी है जिसे इचिगो इचिआई कहा जाता है कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है मेरे लिए, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके लिए जब आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, ये दोबारा नहीं आने वाला है। इसके जैसा आ सकता है बट कंप्लीटली ऐसा हूबहू पूरा सिमिलर ये दोबारा नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं यही इस मोमेंट को स्पेशल भी बनाता है। बहुत बार हम अपने क्लोज वन को कहना चाहते हैं कुछ और हम सोचते हैं हम बाद में कहेंगे, और बहुत बार हमारे पास मौका भी नहीं होता बाद में कहने का, और तब हम सोचते हैं काश मैं पहले कहा होता। बहुत बार हम खुद बहुत चीजें अपने लाइफ में करना चाहते हैं और हम वक्त यूं ही बिता देते हैं और बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है कि मैं क्यों नहीं किया। तो इस मोमेंट को अप्रिशिएट करना, ये मोमेंट दोबारा नहीं आने वाला है और यही इसे स्पेशल बनाता है। इसे अप्रिशिएट करना, इसे कंप्लीटली जीना। बहुत हो गया, पास्ट के दुख को लेके आप जी लिए, फ्यूचर को लेके एंजाइटी हो गए। ये परफेक्ट मोमेंट है, अभी जिए। आप जो भी करना चाह रहे हो, आप जिसे टाल रहे हो, इससे बेहतर मोमेंट नहीं आ सकता, इससे बेहतर तो नहीं आएगा। इसके जैसा आ सकता है, ये नहीं आएगा। आप जो भी करना चाह रहे हो, भले ही आप पहले फेल हो चुके हो, आप आगे को लेके एंग्शियस हो रहे हो, वो सब गिरा दीजिए, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये प्रेजेंट मोमेंट ही है। तो यही है, इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। और अगर मैं क्विक सा कंक्लूड करूं इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद, जो जो पॉइंट मैंने इस बुक से सीखा है वो ये है। नंबर 1 कि अपने लाइफ से कभी रिटायरमेंट नहीं लेना, हमेशा एक्टिव लाइफ जीना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। नंबर 2 कभी भरपेट खाना नहीं खाना, कुछ पोर्शन खाली रखना। नंबर 3 अपने लाइफ में अच्छे दोस्त बनाना। नंबर 4 मुस्कुराते रहना, लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना। नंबर 5 ग्रैटिट्यूड शो करना। नंबर 6 मोमेंट में जीना, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने इकिगाई को फॉलो करना।